60 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल शीर्ष शिकारी ने दक्षिण अमेरिका के दलदली जंगलों पर शासन किया था। टाइटेनोबोआ, एक पूर्ण आकार की स्कूल बस जितना लंबा सांप, उत्तरी कोलंबिया की गंदी नदियों और निचले इलाकों में रेंगता हुआ अपने अंतिम विलुप्त होने तक आदिम जंगलों पर कब्जा करता रहा। लेकिन क्या होगा अगर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जीवित होता? अमेज़न के गर्म जंगलों में दक्षिण अमेरिका और दुनिया के सबसे भारी और लंबे सांपों में से एक रहता है। ग्रीन एनाकोंडा एक जलप्रेमी सांप है जो इतना बड़ा होता है कि वह हिरण, भेड़ और यहाँ तक कि चित्तीदार जगुआर जैसी बड़ी बिल्लियों को भी निगल सकता है। विशेषज्ञ छद्मवेश के साथ वे उथली नदियों और बाढ़ वाले घास के मैदानों में छिपते हैं, शिकार पर घात लगाते हैं और अपने शक्तिशाली शरीर से उनका दम घोंट देते हैं। 9 मीटर तक लंबे ये विशाल फिसलन वाले मांसाहारी दुःस्वप्न का विषय हैं। लेकिन एक और अधिक भयानक राक्षस एक बार उन्हीं जंगलों में रहता था और शिकार करता था। पैलियोसीन युग के दौरान, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, आदिम दुनिया का राजा टायरानोसॉरस रेक्स या स्पिनोसॉरस नहीं था, बल्कि दक्षिण अमेरिका के सबसे गर्म, सबसे नम कोनों में छिपा हुआ एक विशाल सांप था। उस समय हमारा ग्रह आंशिक रूप से वातावरण में प्रचुर मात्रा में CO2 के कारण काफी गर्म और अधिक आर्द्र था। दुनिया के कुछ हिस्से लेट क्रेटेशियस काल, डायनासोर के अंतिम महान युग के दौरान पहले से ही झुलस रहे थे। लेकिन क्रेटेशियस, पैलियोजीन या केपीजी विलुप्त होने की घटना के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक आपदा के बाद तापमान और भी अधिक बढ़ गया। क्रेटेशियस काल की अंतिम सीमा पर एक बड़ा क्षुद्रग्रह संभवतः आधुनिक मेक्सिको के तट के उथले पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हजारों वर्षों में प्रभाव और उसके बाद के प्रभावों ने पृथ्वी पर अधिकांश जीवन को नष्ट कर दिया। दुनिया भर में जंगल की आग फैल गई, सुनामी ने समुद्र तट को निगल लिया और ज्वालामुखी ने धुएं के खंभे उगल दिए, जिससे वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ गई और ग्रह गर्म हो गया। इन परिस्थितियों में दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सुलगता हुआ ग्रीनहाउस बन गया। कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील की आर्द्र भूमियों में घने जंगल उगाए, जो लगभग दैनिक वर्षा से पोषित हुए। अपने सबसे अधिक बारिश वाले मौसम के दौरान इन जंगलों में हफ्तों या महीनों तक बाढ़ आती है, जिससे उनके दलदली भूमि इतनी गहराई तक कीचड़ में डूब जाती है कि एक इंसान सिर से पैर तक उसमें समा जाता है। इन ब्लिस्टरिंग पारिस्थितिक तंत्रों में सांप, कछुए और मगरमच्छ जैसे ठंडे खून वाले जानवरों का आकार दोगुना या तिगुना हो सकता है। ठंडे खून वाले जानवर अपनी गर्मी स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए वे अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। ये जानवर मध्य से लेकर पेलियोसीन के अत्यधिक गर्म जंगलों में पनपे, लेकिन विशाल सांप टिटानोबोआ से ज्यादा कुछ नहीं। टाइटेनोबोआ सेरेज़ोनेंसिस या सेरेज़ोन टाइटैनिक बोआ के रूप में वर्गीकृत यह विशाल अर्धजलीय सांप इतिहास में किसी के विपरीत एक बिजलीघर था। लगभग 30 नमूनों और अन्य पारिस्थितिक आंकड़ों के आधार पर जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि टाइटेनोबोआ उल्लेखनीय रूप से 13 मीटर लंबा था। तुलनात्मक रूप से सबसे लंबा आधुनिक सांप इंडोनेशिया में एक जालीदार अजगर, कथित तौर पर लगभग 10 लंबा मापा गया। यदि टाइटेनोबोआ आज जीवित होता तो यह निश्चित रूप से अब तक के सबसे लंबे सांप का रिकॉर्ड चुरा लेता। अपनी अविश्वसनीय लंबाई के अलावा टिटानोबोआ का वजन 1000 किलोग्राम या 2200 पाउंड से अधिक था, जो कि सबसे भारी एनाकोंडा से भी अधिक था। टिटानोबोआ बोआ और एनाकोंडा दोनों से मिलता जुलता था, इतना अधिक कि जीवाश्म विज्ञानी निश्चित नहीं हैं कि यह किससे अधिक मिलता जुलता था। टिटानोबोआ ने बोआ कंस्ट्रिक्टर्स के साथ शारीरिक विशेषताएं साझा कीं, लेकिन यह एनाकोंडा की तरह व्यवहार करता था। अपना अधिकांश समय उथले पानी में डूबे रहने में बिताता था। शिकार करते समय टाइटेनोबोआ ने अपने विशाल शरीर को मिट्टी और गंदे पानी की परतों में छिपा लिया होगा, धीरे धीरे अपने शिकार पर घात लगाकर, अपने झुके हुए दांतों को दबाकर और उनके शरीर से जीवन को दबा दिया होगा। इतने विशाल आकार और शक्ति के साथ टाइटेनोबोआ अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े
शिकारियों को पकड़ सकता है और मार सकता है, जिनमें क्रोकोडाइलोमोर्फ और यहाँ तक कि अन्य सांप भी शामिल हैं। पेलियोसीन के अंत के दौरान टिटानोबोआ उत्तरी कोलंबिया के तराई क्षेत्र से गायब हो गया। इसके विलुप्त होने का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह पृथ्वी की जलवायु में अचानक हुए बदलावों से प्रभावित हुआ होगा। लेट पेलियोसीन और शुरुआती इओसीन के दौरान वैश्विक औसत तापमान में तेजी से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, एक घटना जिसे पेलियोसीनियोसीन थर्माल मैक्सिमम या पेटीएम के रूप में जाना जाता है। इस वैश्विक घटना के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्ति, बड़े पैमाने पर पलायन और दक्षिण अमेरिका के दलदलों और जंगलों सहित समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यदि टिटानोबोआ पेटीएम से आगे जीवित रहता तो उसे तब और अब के बीच लाखों वर्षों में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता। लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले इओसीन ओलिगोसीन संक्रमण ने वैश्विक शीतलन और हिमनद की पहली प्रमुख अवधि को चिह्नित किया था। ग्रह के ध्रुवों के चारों ओर बर्फ की चादरें उदारतापूर्वक विस्तारित हुईं, वायुमंडलीय को 2 का स्तर गिरा और तापमान यहाँ तक कि दुनिया के सबसे गर्म और सबसे गीले हिस्सों में भी काफी कम हो गया। इन ठंडी स्थितियों ने टाइटेनोबोआ जैसे बड़े ठंडे खून वाले जानवरों को खतरे में डाल दिया, जिससे शरीर का तापमान कम हो गया और उनका चयापचय धीमा हो गया। भले ही टिटानोबोआ ने जलवायु में इन परिवर्तनों को अनुकूलित कर लिया हो, फिर भी यह दुनिया भर में रहने वाले कई स्तनधारियों से आगे निकल गया होगा। कभी डायनासोरों के कब्जे वाले पारिस्थितिक क्षेत्रों को भरते हुए स्तनधारी इओसीन और उसके बाद के सूखे घास के मैदानों और जंगलों पर हावी हो गए। लेकिन कोई भी प्रजाति मानव जाति से अधिक खतरनाक नहीं रही होगी। मनुष्य हजारों वर्षों से दक्षिण अमेरिका में रह रहे हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं, कभी कभी तो उनसे कई गुना बड़े आकार के। अंतिम हिमयुग के दौरान लगभग 11,700 साल पहले मनुष्यों द्वारा अत्यधिक शिकार ने मास्टोडन और ऊनी मैमथ जैसे विशाल स्तनधारियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया था। भौतिकता के संदर्भ में एक इंसान कभी भी टाइटनोबोआ वे छोटे शिकार की आबादी को कम करके पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि टाइटेनोबोआ आज जीवित होता तो उसकी उपस्थिति कछुओं और मगरमच्छों जैसे दलदल में रहने वालों की आबादी को प्रभावित कर सकती थी। किसी भी आबादी के सिकुड़ने से स्थानीय खाद्य श्रृंखलाओं पर अप्रत्याशित और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। लाखों वर्षों में यह अनुमान लगाना असंभव है कि एक शीर्ष शिकारी प्राकृतिक दुनिया के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह कहना सुरक्षित है कि इन विशाल सांपों का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। केवल मुट्ठी भर स्थलीय मांसाहारी जैसे कि भालू और बड़ी बिल्लियां मनुष्यों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टिटानोबोआ निश्चित रूप से सबसे खतरनाक में से एक होगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने पिछवाड़े में कदम रखते हुए कोई आम गार्टर सांप नहीं बल्कि झाड़ियों से फिसलता हुआ 13 मीटर लंबा एक विशालकाय सांप ढूंढ रहे हैं। टाइटेनोबोआ इतना बड़ा था कि अपने टाइटैनिक शरीर को कारों के चारों ओर लपेट सकता था, छोटी नावों को उलट सकता था और मानव वयस्कों को आसानी से निगल सकता था। एनाकोंडा जैसे आधुनिक सांपों के लिए मनुष्यों पर हमला करना असामान्य है, लेकिन बहुत बड़े टाइटेनोबोआ ने प्राइमेट्स के लिए एक स्वाद विकसित किया होगा। पृथ्वी पर केवल कुछ ही स्थान हैं जहां टाइटेनोबोआ काल्पनिक रूप से रह सकता है, जैसे दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगली दलदल मिसिसिपी नदी के लिए एक स्पिलवे के रूप में कार्य करते हुए 10 लाख एकड़ से अधिक की बाल्मी तराई भूमि अट्चाफ्लाया दलदल बनाती है, जो देश की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। अपनी जलवायु और विविधता में अट्चाफ्लाया लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी कोलंबिया जैसा दिखता है, जिससे ये दलदल और दलदल संभावित रूप से सबसे बड़े ठंडे खून वाले मांसाहारियों के लिए भी उपयुक्त हो जाते हैं।
आगे पूर्व में टिटानोबोआ का एक और संभावित निवास स्थान दक्षिणी फ्लोरिडा के उपोष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि में पाया जा सकता है, जिसे एवरग्लेड्स के नाम से जाना जाता है। उच्च तापमान और नियमित बाढ़ ने इन विशाल दलदली भूमि को पौधों और जानवरों के विविध जाल के लिए प्रजनन स्थल में बदल दिया है। सरू के पेड़ों और उलझे हुए मैंग्रोवों में सरीसृपों की 50 से अधिक विशिष्ट प्रजातियां रहती हैं, जिनमें सांप, छिपकलियां और मगरमच्छ टाइटनोबोआ का प्राकृतिक शिकार शामिल हैं। यह मानते हुए कि टिटानोबोआ आधुनिक युग में जीवित रहा, यह अभी भी कोलंबिया के जंगलों में रह रहा होगा, बाढ़ वाले जंगलों और गर्म घुमावदार नदियों के माध्यम से फिसल रहा होगा। आज अमेज़न वर्षावन लाखों साल पहले की तुलना में शुष्क, ठंडा और कम जंगल वाला हो सकता है, लेकिन यह साल भर उष्णकटिबंधीय और गर्म रहता है। 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान और 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ अमेज़न वर्षावन वनस्पतियों और जीवों का एक घना वंडरलैंड है, जिसमें जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां हैं जिन्हें मनुष्यों ने अभी तक वर्गीकृत नहीं किया है। काल्पनिक रूप से टिटानोबोआ इन समृद्ध जंगलों में कहीं गहरे रह सकता था और शिकार कर सकता था, लेकिन आज का टिटानोबोआ अब पुराने राक्षसों जैसा नहीं हो सकता है। कुछ जानवर, जैसे अफ्रीकी लंगफिश, लगभग 400 मिलियन वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रूप में जीवित हैं, लेकिन लंगफिश नियम के बजाय अपवाद हैं। अधिकांश आबादी अपने संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में उतार चढ़ाव के जवाब में धीरे धीरे बदलती हैं। समय के साथ सबसे मजबूत या सबसे योग्य जीव स्वाभाविक रूप से जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, अपने जीन को आगे बढ़ाते हैं, जबकि कमजोर जीव कम हो जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। पेलियोसीन के मध्य से अंत तक के दौरान सबसे बड़ा और सबसे भारी टाइटनोबोआ शायद मर गया होगा, जो वैश्विक शीतलन, निवास स्थान के नुकसान और उनके पर्यावरण में अन्य परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ होगा। लेकिन छोटे टाइटनोबोआ, जिन्हें जीवित रहने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे पेलियोसीन से आगे भी जीवित रह सकते थे। योसीन सीमा इस प्रकार उनके जीनोटाइप को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाती है। लाखों वर्षों के प्राकृतिक चयन के बाद टिटानोबोआ के आधुनिक रिश्तेदार अपने विशाल पूर्वजों की तुलना में आज के बोआ और एनाकोंडा से अधिक मिलते जुलते हो सकते हैं। टाइटेनोबोआ को दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रेंगते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। आज हम जिन जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं, वे इस बात की याद दिलाते हैं कि कैसे सही समय पर सही वातावरण विकास की सबसे अविश्वसनीय उपलब्धियों को सुविधाजनक बना सकता है। वह समय और स्थान सुदूर अतीत में चले गए हैं, लेकिन इन सभी वर्षों के बाद टिटानोबोआ अब तक जीवित रहने वाला सबसे बड़ा और सबसे भयानक सांप बना हुआ है।